अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को राजू युवा स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के दोनों बिल मंजूर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए रवाना किया मकतूब। औरंगजेब के मकबरे को हटाने के मुतालबे पर तशद्दुद भड़क उठा। नागपुर के चंद इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों समेत चंद अफराद जख्मी। राज्यसभा में आज कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी ने दिए अहम बयानात। प्रोटोकॉल तोड़कर आलमी लीडरों को गले लगाने वाले मोदी को मुल्क के गरीबों का ख्याल नहीं। और गाजा में काबिज इसराइली फौज ने जंगबंदी के मुआहदे की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की। खौफनाक बमबारी में 300 से ज्यादा फलस्तीनी हुए शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों और कमजोर तबकात के बेरोजगार नौजवानों को कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक राजीव युवा स्कीम का आगाज़ किया। असम्बली के हाथे में तकरीब में रियासती वज़रा और अरकान असम्बली की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी ने 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। बाद में उन्होंने असम्बली में बयान में कहा कि खुद रोजगार स्कीम के तहत SC, ST, BC और अक़लियती तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को कर्ज जारी किया जाएगा। మా శాసనసభ్యులు వస్తున్నారు అన్న, మేము ఎమ్మెల్యేలు అయినా కానీ మా ఎంబడి ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయలేకపోతున్నాం, వాళ్ళకు ఉద్యోగం ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఉపాధి కల్పించలేకపోతున్నాం అని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు వస్తున్నారు. అందుకే ఈరోజు 5 లక్షల మందిని మన చుట్టూతో ఉండి చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండి చైతన్యం ఉండి అర్హత ఉన్న వాళ్లకు 50,000 నుంచి 4 లక్షల వరకు స్వయం ఉపాధి పథకం కింద నిధులు మంజూరు చేయించడానికి, అర్హత కలిగిన వాళ్ళకి మంజూరు చేయించడానికి ఈరోజు 6,000 కోట్ల రూపాయలు మీ చేతుల్లో రాబోయే 2 నెలల్లో పెడుతున్నాము. జూన్ 2 నాడు 5 లక్షల మంది లబ్ధిదారులను మనం ప్రకటించబోతున్నాము. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 4 నుంచి 5,000 మంది మన ఎంబడి ఉండి అర్హత కలిగిన కార్యకర్తలు కానీ లేకపోతే గ్రామాలలో ఉండే నిరుద్యోగ యువకులు ఎంతమంది ఉంటారు? 2,000, 3,000 ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరికీ మీరు పని కల్పించవచ్చు, ఉపాధి కల్పించవచ్చు. तेलंगाना असम्बली ने 2 बिलों को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रियासत में तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये मनाजिर जिसमें असम्बली में तारीखी बिलों को मंजूर कर लिया गया। इस दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के लिए मकतूब रवाना किया। दरख्वास्त की कि तेलंगाना में कांग्रेस, BRS, BJP, MIM और CPI के नुमाइंदों के साथ मुलाकात का वक्त दिया जाए ताकि पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन के तमाम कामों में आसानी हो सके। Backward classes, scheduled caste and scheduled tribe reservation of seats in educational institutions and of appointments of posts in the services under the State Bill 2025 to be taken into consideration. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पसमानदा तबकात के हक में बड़ा फैसला किया और उन्हें 42% रिजर्वेशन देने का बिल पास किया। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा कर रही है और ये बिल की मंजूरी एक तारीखी लम्हा है। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఫిబ్రవరి 4, 2024 నాడు మంత్రి మండలి తీర్మానం చేసింది అధ్యక్ష. ఆ తీర్మానానికి అనుగుణంగా ఇదే శాసనసభ ఫిబ్రవరి 16, 2024న ఒక తీర్మానం చేసింది. వెనుకబడిన తరగతులు, షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు మిగతా బలహీన వర్గాలకు చెందిన ప్రజల అభ్యున్నతి నిమిత్తం వివిధ సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యాపరమైన ఉపాధి, రాజకీయ అవకాశాల ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలుపరిచేలాగా తెలంగాణ మంత్రివర్గం 4/2/2024 తేదీన చేసిన సిఫార్సు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యాపరమైన ఉపాధి, రాజకీయ, కుల సర్వే, కులగణనను ఒక సమగ్ర ఇంటింటి కుటుంబ సర్వేను చేపట్టాలని ఈ సభ ఏకగ్రీవంగా ఆ రోజు తీర్మానం కూడా చేసింది అధ్యక్ష. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. 42% మేము గతంలో చెప్పిన దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము అమలు చేస్తామని చెప్పడం కోసం ఈరోజు సభలో ప్రవేశపెట్టి బిల్లు పాస్ చేసి ఈ బిల్లుని
రేపు కేంద్రానికి కూడా పంపించి 9th షెడ్యూల్లో పెట్టించడం కోసం మనందరం కలిసి ప్రయత్నం చేద్దామని సభలో ఈ రోజు మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి దీనికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ సంబంధించిన బిల్లుకి సభలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలియజేస్తున్నాయి. దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా మనం వెళ్ళి అక్కడికి 9th షెడ్యూల్లో పార్లమెంట్లో పెట్టి 9th షెడ్యూల్లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేపించి ఈ 42% రిజర్వేషన్ తీసుకుని రావడం కోసం మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మనతో పాటు లోక్సభలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారికి సమయం కూడా తీసుకొని వారు ఎట్లా మొదటి నుంచి ఇది కావాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వారి నాయకత్వంలో కూడా వివిధ రాజకీయ పార్టీలందరూ కూడా కలిసి వారి మద్దతుని అట్లాగే ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి వీరి మద్దతుని అందరినీ కలిపి ఏకగ్రీవంగా పార్లమెంట్లో 9th షెడ్యూల్లో పెట్టించడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలన్నీ మనం చేద్దామని చెప్పి గౌరవ రవాణా మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లుని నేను సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తూ ఆహ్వానిస్తూ వారు చేసినటువంటి కృషికి కూడా అభినందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా కావాలని తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వారిని కూడా అభినందిస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. दूसरी जानिब बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि पहले बीआरएस ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया जिसको पूरा नहीं किया गया और अब कांग्रेस पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन देने बिल लाई है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि इस पर अमलावरी होगी. आइए देखते हैं उनका ये रद्द अमल. Both the Congress and the BRS has been misleading the people of Telangana by introducing certain bills meant for reservations. Earlier, the BRS government has introduced the Muslim reservation bill wherein the tribal reservation was also attached to it, thereby delaying the process of the tribal reservations up to the 10% according to their population ratio. Now again, this government here are coming up with 42% reservations for the OBCs, which definitely we welcome it. There is no doubt about it. For social justice, it has to be done. But whether the state government has taken any legal advisory from the concerned, because there are certain cases pending in Supreme Court, there are cases pending in various courts, and earlier the government of Telangana, BRS government, they also promised the reservations to the backward classes according to the population ratio, but they could not do so, citing the reason of the Supreme Court judgment. But here same thing, the BJP doubts the entire the attitude and the intention of the government. Whether they are really serious about implementing this 42% reservation in the education and employment, then what about that 4% reservation for the Muslims under BCE? Whether they will get double benefit in this, again, this reservation policy. So therefore, the government needs to clarify many points in this regard. However, reservation to the OBCs on the basis of their population and the percentage of population, Bharatiya Janata Party has no objection for it. But the legal remedies which are required. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का बड़ा कारनामा है. इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत दुरुस्त सिमत में इक़दाम कर रही है. असम्बली में जो बिल मंजूर किए गए ये एक तारीखी कामयाबी है. बात के ऊपर हम लोग जो कैश सर्वे किया गया उसके मुताबिक हमने 42% रिजर्वेशन बिल कल असेंबली में पास किया गया है. हम ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आने वाला दिन में केंद्र सरकार भी इसके 9th शेड्यूल में लगा के इसको अमल करेगा, क्योंकि 40% जो ईडब्ल्यूएस स्कीम को 10% दे के वो 50% कैप को हटा दिया ऑलरेडी. तो हमारा भी 42% बीसी रिजर्वेशन का भी ऐसी होगा. विपक्ष का नेता हैसियत पे राहुल गांधी जी लोकसभा में लड़ेंगे और पार्लियामेंट में यह मजबूरी होगा, इसको अमल करना पड़ेगा. हम लोग उम्मीद करते हैं कि 42% रिजर्वेशन तेलंगाना बीसी के लिए मिलेगा. मैं बहुत खुश हूं बीसी की मंत्री की हैसियत पे, बीसी मंत्री की हैसियत पे हम लोग कल बिल हाउस में लगाने की मौका मिला. तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में डेफिनेटली बीसी का बिल अमल होगा. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने यह भी कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी साल 2025 का ऐलान कर दिया. हुकूमत खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए 1000 मेगावाट बरखी पैदा करने की जिम्मेदारी दे रही है. अगर बेरोजगार नौजवान आगे आते हैं तो उन्हें चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्होंने असम्बली में इस हवाले से बयान दिया. నగరంలో పొల్యూషన్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అధ్యక్ష. ఈ
ఈ పొల్యూషన్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఈ ఢిల్లీ పోదాం అంటే చాలామంది భయపడతా ఉన్నారు కూడా. ఒక పర్టికులర్ సీజన్ వస్తే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా బయటకు వచ్చి ఆ 2-3 నెలలు బయట ఉండి మళ్ళీ ఢిల్లీ పోయే కార్యక్రమం ఉంటున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా. అటువంటి పరిస్థితి పెరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరానికి కూడా భవిష్యత్తులో రాకుండా ఉండాలన్నటువంటి ఆలోచనతో హైదరాబాద్లో తిరిగేటువంటి ఆర్టీసీ బస్సులు అన్నింటినీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు డీజిల్ వెహికల్స్ అన్నింటినీ ఏ నుంచి బయటికి పంపించి సిటీలో ఈ సిటీలో బ్యాటరీ బేస్డ్ బస్సులు ఎక్కువగా తిరగటం కోసం అనుకూలమైన పరిస్థితులు కల్పించడమే కాకుండా సిటీలో ఆటోలకి కొత్తగా వచ్చేటువంటి ఆటోలకి పర్మిషన్ లేదు. సో కేవలం పొల్యూషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త ఆటోలకి ఇవ్వట్లేదు. భవిష్యత్తులో ఈ సోలార్ బ్యాటరీతో నడిచేటువంటి ఆటోలకి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించడానికి, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని కూడా ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని కార్యాచరణ ప్రణాళికల్ని ప్రకటించే కార్యక్రమం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. తద్వారా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ని నగరాన్ని కాపాడుకుంటూ వీటితో పాటు ఇక్కడ పొల్యూషన్ గురి చేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమలు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు బయటికి పంపించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తే బాగుంటుందని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు కూడా పెద్ద ఎత్తున కోరుతా ఉన్నారు. దాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. మీ అందరికీ ఒకటి మాత్రం మేము తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తాను. సభ్యులందరికీ కూడా మళ్ళీ కావాలంటే కూడా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పాలసీకి సంబంధించి మళ్ళీ ఒక సమావేశం మీ అందరికీ ఏ డౌట్ ఉన్నా ఒక ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా. बीआरएस के अरकान असम्बली काउंसिल ने आज अनोखा एहतजाज किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लड़कियों को स्कूटी देने का वादा कब पूरा करेंगे। एमएलसी कविता महमूद अली और दीगर अरकान ने स्कूटी हाथों में लिए हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया, जो कि बच्चों के इस्तेमाल में रहती है। और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो अपने वादों को पूरा करे और लड़कियों को स्कूटी देने का वादा फौरी तौर पर पूरा किया जाए। बीआरएस ने मुजाहरे के बाद मीडिया से भी बातचीत की। कविता ने कहा कि प्रियंका गांधी ने तेलंगाना इलेक्शन के मौके पर मुहिम चलाई, रियासत का दौरा कर चुकी हैं और लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया। कविता ने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत ये वादा कब पूरा करेगी, इसकी तफसील अवाम के सामने लाई जाए। Priyanka ji came to Telangana during the elections and she had promised that they will give scooties to the young women of Telangana. So we are today demanding Priyanka ji, where are the scooties that you promised? People of Telangana voted for the Gandhi family, not for the local Telangana Congress leaders. So the responsibility is yours. You should kindly take responsibility and live up to your promises. Thank you. Jai Telangana. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से भी आनंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से पुलिस एहलकारों के बच्चों के लिए यंग इंडिया पुलिस स्कूल का क़याम खुशाइन है। उन्होंने कहा कि मेयारी तालीम दी जाएगी, 50% पुलिस से वाबस्ता अफराद को दाखिले दिए जाएंगे, जबकि बाकी 50% आम बच्चे रहेंगे। सीवी आनंद का बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति लकड़ा IPS ने शेयर किया है, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। The Telangana government has come up with a beautiful idea of starting a young India police school in Manchirevula area of Rangareddy district. As we all know, the lives of policemen are very difficult. They are unable to spend time on the education of their children or the welfare of their families because of the nature of their duties and the roles they play. 50% of the admissions will be reserved for children of martyrs, home guards, constables, up to the rank of even IPS officers with a reasonable fee structure, and 50% of the admissions will be left for the civilians. This school aims to provide international level education while following the core curriculum of CBSE standards. It aims at providing holistic development to the child by combining an equal measure of academics and sports and other co-curricular activities and creative-based learning. We are building a community where students feel supported and empowered to make a difference. We want them to understand the importance of contributing to society and becoming responsible citizens. The school aims to impart values of integrity, resilience, self-discipline, mental well-being and environmental stewardship to its students. Dear parents, this is a great chance for you to give your child an extraordinary start. Please apply.
वरंगल के एलबी नगर इलाके में इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर-ए-तमाम दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद अमन अमान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग देना और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है। इस मौके पर मुकर्रिर ने जोर दिया कि हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान इत्तेहाद ज़रूरी है। एम ए नईम ने इंडियन अमेरिकन फोरम के अगराज़ व मकासिद भी इस मौके पर बयान किए। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फोरम का क़याम अमल में आया है। ये फोरम कायम होने के बाद से मुख्तलिफ मौक़ों पर हिंदुस्तान की सालिमियत और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए सरगर्म रहा। फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकने के लिए ये फोरम ने शब रोज़ कोशिशें करते हुए आ रहा है। कर्नाटक के इंतखाबात रहे या तेलंगाना के इंतखाबात रहे या महाराष्ट्र या दिल्ली, इस फोरम की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए तमाम बरादरान वतन के साथ मिलकर जिद्दोजहद करते हुए फ़िरक़ा परस्तों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये फोरम ने बड़ी जवामर्दी के साथ, हिम्मत के साथ हिंदुस्तानी अवाम के सामने अपने ख्यालात को, अपने वशन को रखा। हिंदुस्तानी अवाम ने इस फोरम के मकासद को काबिल निगाहों से देखा और फोरम के साथ जुड़े रहे। न सिर्फ जो है ये सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के अलावा फ्लड के पीरियड में और कोरोना काल के पीरियड में गरीबों की और जो मुतासिर रहे उन लोगों की जो है हर तरह से इंडियन अमेरिकन फोरम मदद करते हुए आ रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर पुलिस ने 5 खवातीन पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जो कीमती मोबाइल फ़ोन स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। ये यूएई से हैदराबाद पहुंची थी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि चंद अफराद गैर कानूनी तरीके से मोबाइल स्मगल कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक टीम तश्कील दी गई। जब खवातीन को मशकूक रवैया अख्तियार करते देखा गया तो पुलिस ने नज़र रखी और वो आम रास्ते के बजाय एक मुतबादल रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश में थी। इस पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जाँच के लिए कैबिन में मुंतकिल किया गया। तलाशी लेने पर उनके सामान से 10 नए आईफोन बरामद हुए जिनमें आईफोन 16 प्रो मैक्स गोल्ड कलर शामिल थे। हर खातून ने अपने हैंडबैग में 2-2 फ़ोन छुपाए थे जबकि उनके चेक इन बैग में मजीद फ़ोन के डब्बे भी मिले। पुलिस इस पूरे मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। और अब रुख करेंगे चंद मालूमी और कौमी खबरों की जानिब। औरंगजेब के मकबरे को हटाने के मुतालिबा पर होने वाले एहतजाज के बाद तशद्दुद बढ़ गया जिसकी वजह से नागपुर के चंद इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस सिलसिले में एक सीनियर पुलिस एहलकार ने कहा कि पीर की शाम वस्ती नागपुर में हुए तशद्दुद में 3 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत 12 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तशद्दुद के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और अफवाह फैलने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था कि दाएं बाजू की तंजीम की जानिब से औरंगजेब के मकबरे को हटाने के लिए किए गए एहतजाज के दौरान मजहबी किताबें जलाई गई। इस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ जिसकी वजह से 6 शहरी 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस दौरान इत्तला है कि 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में 5 FIR दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के हालात खराब होने के लिए तेलंगाना का राजा सिंह जिम्मेदार है जिसने इश्तियाल-अंगेज़ तकरीरें की। कांग्रेस के रुकन असम्बली विजय वाडेतिवार ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही भी थी जिसकी वजह से हालात मजीद बिगड़े। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। सरकार की दिल्ली से गली तक भाजपा की सरकार है। क्या कब्र को लेकर आंदोलन करने की आवश्यकता है और किसको आप बोल रहे हैं? आपको खुद को करना है। ये सब सरकार आपकी है, आप करना चाहिए तो आंदोलन या मोर्चा या किसी को कब्र जलाने की जरूरत क्या है? और उसी को लेकर ये जो वातावरण भड़का है तो और सरकार अगर बड़बोले मंत्री को तुरंत रोकते थे तो महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती थी। वहाँ एक तेलंगाना से T राजा आया है और यहाँ का N राजा है। ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र को अस्थिर कर रहे हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। सतपाल जो है उन्होंने भी औरंगजेब की कब्र पे औरंगजेब पे बात की। देवेंद्र फडणवीस नहीं, देखो कब्र को लेकर जो बात हुई या औरंगजेब की तुलना फडणवीस जी से ये हमारे अध्यक्ष ने नहीं की, उनके कारोबार को लेकर किया था। उसका गलत अर्थ ये भाजपा ने निकाला था। उन्होंने स्पष्टीकरण दे चुके। राज सवाल कब्र को 400 साल पहले तो किसने रोका है? क्या कर रहे तुम? कानून के दायरे में लाकर जो करना है करो ना। पर सरकार के ही मंत्री ऐसे बकवास करते हैं, सरकार के ही संगठन जो है समर्थन वाले इस तरह से आंदोलन करते हैं और वातावरण अगर खराब होता है
तो मुझे लगता है कि ये सरकार की इसके पीछे में क्या इच्छा है कि महाराष्ट्र स्थिर रहे, ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 100% योगेश जी ने जो कहा था कि ये पूर्व नहीं जीता, तो तुम क्या सोए थे? तुम्हारी सरकार सोई थी, तुम्हारा इंटेलिजेंस सोया था, क्यों नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो इसके बारे में स्पष्टता यही है कि ये कुछ छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है। हमने इस्तीफे की मांग कल भी किया है। इस तरह से महाराष्ट्र को अस्थिर करने वाले जो भी मंत्री बयानबाजी करते हैं, मंत्री करके संविधान को लेकर शपथ लेने वाले और इस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो उसको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना, ये बारे में सीएम ने निर्णय लेना चाहिए। शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र हुकूमत की वजह से हालात खराब हुए, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर का कोई ठोस रद्दअमल सामने नहीं आया। बीजेपी सरकार चलाने की अहल नहीं है, जराइम आम होते जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान जबरदस्त तनकीदें की। होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है, क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। पिछले 3 महीनों का जो आकलन है आदित्य जी, पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, आपको लगता है नागपुर में जो घटना हुई है वो उसका एक आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम जो देश है काफी छोटा है, हमसे भी पॉपुलेशन में छोटा है, साइज से छोटा है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश से है। हम हमारा देश शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन आज जो भाजपा करना चाहती है इसी शक्ति को तोड़ना चाहती है। हमें धर्म में बांटना चाहती है, हमें जिलों में बांटना चाहती है, हमें जाति में बांटना चाहती है, ताकि अपनी ताकत जो है हम दुनिया को ना दिखा पाए। और खुद की जो सरकार चलाते हैं, एक तो फेलियर है। पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में जब से नई सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो अनगिनत रेप हो रहे, अनगिनत अत्याचार हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे। केंद्र की सरकार जो शासन चला रही है, शायद आपको पता है नहीं पता है, आप ही के माध्यम से मैं जानता हूं कि सेंसेक्स गिरते जा रहा है, निफ्टी पिछले 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है तो अभी गिरा है। और ये सारी खबरों को छुपाने के लिए कब्र की बात हो रही है। स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है, इतना मैं जानता हूं। और स्टेट को कोई एलिमेंट है स्टेट में जो ये दंगे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मरता है वो आम आदमी मरता है। राज्यसभा में आज कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत अकल तरीन उजरत और इससे जुड़े उमूर पर बयान दिया। सोनिया ने कहा कि हुकूमत इस स्कीम को मनसूबाबंद तरीके से दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों की यौमिया उजरत को बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया जाए, काम के दिनों की तादाद 100 से बढ़ाकर 253 दिन कर दी जाए। दूसरी जानिब इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी पर तीखा वार किया और कहा कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम को गले लगाने वाले मोदी मुल्क के गरीबों को गले लगाने तैयार नहीं है। Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the National Mobile Monetary System, persistent delays in wage payments and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions
to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS. रेजिडेंशियल भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई आईएएस दिए, आईपीएस दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में। और बात करेंगे फ़लस्तीनी गाज़ा में ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी के माहदे की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की और गज़ा पट्टी में खौफनाक हमले किए और फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी की। रमज़ान के मौके पर 17वें दिन मुसलसल बमबारियाँ की गई, जिसमें कम से कम 300 अफराद शहीद हुए। बाज़ इत्तलात के मुताबिक 350 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि दर्जनों लापता हुए। गाज़ा के कई घरों पर हमले किए गए। इंसानी सूरत हाल ख़तरनाक हो गई है, लोगों को हस्पताल तक पहुँचने में भी शदीद मुश्किलात हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि फ़लस्तीन अवाम, सरज़मीन और तारीख़ को निशाना बनाने वाले इस नस्लकुशी के जराइम के तनाजुर में ज़्यादातर शहदा और लापता अफराद ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े हैं और ज़ालिम इसराइल की जानिब से क़त्ल-ए-आम को जारी रखना इस बात की अलामत है कि ये रियासत सिर्फ क़त्ल व गारत की ज़बान जानती है और किसी भी इंसानी अखलाक़ी क़वानीन का एहतराम नहीं करती। मुसलसल बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी नस्लकुशी का सिलसिला इसराइल ने जारी रखा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को राजीव युवा स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। तालीम, मुलाजिमत और मुकामी इदारों में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन के दोनों बिल मंजूर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के लिए रवाना किया मकतूब। औरंगजेब के मकबरे को हटाने के मुतालबे पर तशद्दुद भड़क उठा। नागपुर के चंद इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों समेत चंद अफराद जख्मी। राज्यसभा में आज कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी ने दिए अहम बयानात। प्रोटोकॉल तोड़कर आलमी लीडरों को गले लगाने वाले मोदी को मुल्क के गरीबों का ख्याल नहीं। और गाजा में काबिज इसराइली फौज ने जंगबंदी के माहदे की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की। खौफनाक बमबारी में 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हुए शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त है। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।